जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर एग्जाम के लिए दोस्तों जीके के ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 4 को। इससे पहले हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो जाके सबसे पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन के पास आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, किसके बीच कुमायूं हिमालय का विस्तार है? ऑप्शन ए काली और तीस्ता नदियां, ऑप्शन बी सतलुज और काली नदियां, ऑप्शन सी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां और ऑप्शन डी है सिंधु और सतलुज नदियां। किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो उसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। एक का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतलुज और काली नदिया के जो बीच है मेरे भाई वो कौन सी नदी, कौन सा हिमालय है? वो कुमायूं हिमालय है। तो आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं आप लोग यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो सिंधु और यहाँ पर सतलज है। ये सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय मेरे भाई? पंजाब हिमालय। कौन सा है? तो पूछेगा पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है मेरे भाई? पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा काली और तीस्ता नदी जो है मेरे भाई, ये है मेरे भाई नेपाल हिमालय। ठीक है। कौन? नेपाल हिमालय के बीच में पड़ता है। तो ये नेपाल हिमालय के बीच में कौन सी नदी बहती है? काली और तीस्ता। पंजाब हिमालय के बीच में सिंधु और सतलुज। वही कुमायूं हिमालय के बीच में सतलुज और काली नदी बहती है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन है मेरे भाई रोज बाउल स्टेडियम, ऑप्शन बी हॉलीवुड बाउल, ऑप्शन सी है पोमाना में फेयर ग्राउंड्स और ऑप्शन डी है मेरे भाई डॉजर स्टेडियम। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। पवाना में फेयर ग्राउंड्स में मेरे भाई क्या खेलने जाने वाला है? क्रिकेट जो है खेले जाने वाला है 2028 में लॉस एंजलिस में। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे क्या, जैसे कि 2028 का जो समर ओलंपिक होने वाला है। ठीक है। तो वो पूछा जाएगा कि 2028 का जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पर आयोजन होने वाला है? तो वो होगा मेरे भाई कहाँ पर? लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होने वाला है। तो आपको याद रखेगा। ठीक है। लॉस एंजलिस। ठीक है। लॉस एंजलिस में होगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा। देखो क्रिकेट जो था आज से पहले भी ओलंपिक में होता था, लेकिन इसको हटा दिया गया था क्रिकेट को। ठीक है। लेकिन फिर अभी जो है 2028 में होने वाला था। इससे पहले मेरे भाई पेरिस ओलंपिक में हुआ था। कब का पेरिस ओलंपिक? 2019, सॉरी 1900 के जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें ये क्या किया गया था मेरे भाई? क्रिकेट को खेला गया था। उसके बाद क्रिकेट को हटा दिया गया था, जो कि 2028 के जो समर ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में वहां पर खेले जाना है। तो इनसे दो क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मेरे भाई नामदेव, ऑप्शन सी है बाण भट्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा मेरे भाई कादम्बरी जो है मेरे भाई लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 4 नंबर। CISF का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सुरक्षा, ऑप्शन बी संरक्षण एवं सुरक्षा, सेवा और वफादारी और ऑप्शन डी है मृत्यु तक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संरक्षण एवं सुरक्षा। CISF का आदर्श वाक्य जो है मेरे भाई वो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा है। इसको याद रखना है। एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुत बार CISF के फुल फॉर्म आप लोग से पूछ दिया जाता है। तो CISF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ठीक है, इंडस्ट्रियल और सिक्योरिटी 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 फोर्स। तो ये होता है मेरा भाई क्या चीज? CISF के फुल फॉर्म होते हैं। तो आपको इसको याद करना है। CISF जो है मेरे भाई पूछा किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो ये आता है किस मंत्रालय के अंदर? होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय के अंदर मेरे भाई क्या आता है? CISF आता है। और याद रखिएगा इनका आदर्श वाक्य है मेरे भाई संरक्षण एवं सुरक्षा इनका आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई और 5 नंबर सवाल देखेंगे। वंदे मातरम गीत की रचना जो है किसने की थी?
ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मेरे भाई बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पांच का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी मेरे भाई। वंदे मातरम गीत के क्या है, रचयिता है। वंदे मातरम गाने में आपसे पूछेगा कितना समय लगता है मेरे भाई, तो वंदे मातरम गाने में मेरे भाई कितना 65 सेकंड लगते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे भाई जन गण मन, जिसको आप लोग जानते हो जन गण मन, ठीक है, हम लोग का राष्ट्रीय गान है, ठीक है, जन गण मन। तो जन गण मन के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। और जन गण मन गाने में कितना समय लगता है मेरे भाई, तो 52 सेकंड लगता है। दोनों याद रखिएगा आप लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर पूछा, इसको ऐड किया गया मेरे भाई यूनेस्को के विश्व धरोहर में, ठीक है। तो पूछा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, चिदम्बरम में, कन्याकुमारी, हम्पी और ममलापुरम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्पी, कर्नाटक में एक जगह है, वहां पे पड़ता है। तो हम्पी कर्नाटक में क्या है मेरे भाई, विरूपाक्ष मंदिर है। आप याद रखिएगा, बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, एक बार जरूर आप लोग दर्शन करने जाएगा। यहाँ पर जो है शिव भगवान की पूजा होता है, शिव जी का मंदिर है ये विरूपाक्ष मंदिर, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए यूनेस्को से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो मैं एक बार यूनेस्को से रिलेटेड आपको करवाता हूँ, ये मैं थोड़ा हटाता हूँ और इधर मैं यूनेस्को से रिलेटेड करवाऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है यूनेस्को का फुल फॉर्म, ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूनाइटेड, यहाँ पर मैं आप नोट कीजिएगा कॉपी में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एडुकेशन, एडुकेशन स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसको मत देखना मेरे भाई, आप सही कर लेना, ठीक है। साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशन लिखता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जेसन। तो ये मेरे भाई क्या होता है, फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया आपके नेवी, एमआर और एसएसआर एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको लिखवा दिया हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए यूनेस्को के उसके बाद आपसे पूछा जाता है मेरे भाई क्या, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को से पूछिएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर आपसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर पूछे तो ये पेरिस में, कहाँ है मेरे भाई, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। आप याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना मेरा भाई 1945 में हुआ। इसका स्थापना कब हुआ, 1945 में हुआ यूनेस्को की स्थापना। और यूनेस्को में भारत के कितने धरोहर जो है मतलब कि शामिल है, कितने स्थल शामिल है भारत के, तो 43, याद रखिएगा। भारत के कितने स्थल शामिल है यूनेस्को में, 43, जिसमें से एक विरूपाक्ष मंदिर आपके सामने वैसे करके और भी 43 जो है और इसमें शामिल है, जिसमें से कि पूछा भी जाता है कि मिश्रित कितना है, प्राकृतिक कितना है, सांस्कृतिक कितना है। देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, 34 जो है ना, 34 धरोहर जो है सांस्कृतिक स्थल शामिल किया गया, 7 जो है मेरा भाई ये प्राकृतिक किया गया और एक जो है मिश्रित किया गया जो कंचनजंगा है हम लोग का, ठीक है। तो ये टोटल गिनोगे तो 43 विश्व धरोहर भारत के है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या किया गया, शामिल किया गया, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपना सीमाएं अधिक भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है भारत के अधिक जो राज्य है उनके साथ क्या करता है, आप जो है सीमा साझा करता है। जैसे कि नेपाल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से शामिल करता है, यूपी से लगता है, ठीक है, उसके बाद यूपी के बाद बिहार से भी लगता है, ठीक है, बिहार से लगता है, उसके बाद बिहार से बाद उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल से लगता है, फिर सिक्किम से लगता है, ठीक है, सिक्किम से लगता है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 स्टेट से जो है मेरा भाई नेपाल की सीमा लगता है। और सबसे ज़्यादा पूछे कि किस पड़ोसी देश, भारत का सीमा पड़ोसी देश के साथ लगता है, तो वो नेपाल ही राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जबकि मेरे भाई चीन जो है दूसरे नंबर पर आता है, ये 4, भारत के कितने, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। और आपको मैं कल बताया था भी कि वो 4 स्टेट कौन है जिसके साथ चीन जो है मतलब कि सीमा साझा करता है। अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो 4 स्टेट कौन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की डैश है, क्या है मेरे भाई, भरतवंश पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है या वलित पर्वत है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो हिमालय पर्वत जो है एक वलित पर्वत है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो वलित पर्वत हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे भाई है, देखो कल ये क्वेश्चन मैं करवाया था आप लोग को डिस्कशन में और आज ये सवाल आपके सामने, ठीक है। आज ये सवाल आपके सामने है, पुष्कर मेला डैश के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है मेरे भाई, बताओ फटाफट से एक और कमेंट सेक्शन में आप लोग। देखो इसका जो ऑप्शन ये दिया है ऊंट मेला, ऑप्शन बी रेनो मेला, ऑप्शन सी कुत्ता मेला, मिला लिख दिया है मैंने भाई, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है, जहाँ पे मिस्टाइप होता है तो कुत्ता मेला और ऑप्शन डी है हाथी मेला। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऊंट मेला। क्या होगा? ऊंट मेला। पुष्कर मेला जो है ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बात आप बताओ कि ऊंट ऊंट मेला या पुष्कर मेला कहाँ लगता है मेरे भाई? राजस्थान में लगता है, कल आप लोग को बताया था ना, राजस्थान में लगता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई एक होता है पशु मेला, ठीक है, पशु मेला, ठीक है, पशु मेला, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कल के क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था जब यही मेला वाला सीन आया था। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे सही से क्लास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, केवाईसी का फुल फॉर्म में सी का अर्थ क्या है? देखो केवाईसी, केवाईसी इसमें पूछा का सी का क्या मतलब है, जिसको फुल फॉर्म याद होगा वही कर पाएंगे। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई नो योर, नोट कर लेना, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर होता है मेरा भाई क्या चीज? केवाईसी का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कस्टमर, ठीक है। सी का अर्थ क्या होगा मेरा भाई? कस्टमर हो जाएगा, और केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे 11 नंबर, निम्न में से पानी में कौन सी मिनमाता रोग का कारण बनती है? मिनीमाता एक रोग है, तो पानी में कुछ पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, मिनमाता रोग है। तो क्या पाया जाता है जिसके कारण मिनमाता रोग होता है, वो आपको बताना है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं मेरे भाई। मरकरी यानी कि पारा के कारण ही क्या होता है मेरे भाई, मिनमता रोग जो है होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी नागालैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। सत्रिया जो नृत्य है मेरे भाई वो कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। टोटल आप लोग को मैं बताया हूँ कि मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य कितना होता है मेरे भाई, शास्त्रीय नृत्य जो मेरे भाई टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होता है, आप लोगों को पता हो तो मैं बता दूं। और आपको मैंने डिटेल में स्टैटिक जीके का मतलब कि क्लास करवाया हूँ, ठीक है, वो सभी एग्जाम के लिए, वो आप भी कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा शास्त्रीय नृत्य को डिटेल में पढ़ाया हो, अगर उससे पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड नहीं छूटेगा, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन डी पांडुरंग वामन काने, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है मेरे भाई भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपके एग्जाम में मेरे भाई कि जो पुरुष तो हो गए प्राप्त करने वाले कि कौन कौन से पुरुष थे, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए मेरे भाई कि प्रथम जो महिला थी, क्या मेरे भाई महिला कौन थी जिसको भारत रत्न दिया गया? तो वो थी मेरे भाई इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी प्रथम भारतीय महिला जिसको मेरे भाई क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे ये भी पूछे कि भारत रत्न जो है भारत का कौन सा अवार्ड है, तो ये भारत का सर्वोच्च मेरे भाई सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इनके अलावा और 2 लोग थे, लगभग पहले बार में ना 3 लोग को दिया गया था। कितने? 3 लोगों को दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। एक तो हो गया हम लोग का सीवी रमन, ठीक है, वेंकट रमन हो गया, ठीक है। दूसरा एस राधा कृष्णन हो गए, एस राधा कृष्णन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस राधा कृष्णन हो गए, एस आर के, ठीक है, एस राधा कृष्णन हो गए। एक हो गए मेरे सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी हो गए, ठीक है, सी राजगोपालचारी हो गए। तो ये मेरे भाई 3 लोग हैं जिनको क्या दिया गया मेरे भाई,
ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था। ठीक है, ऑप्शन है पुरु वंश, और उसके बाद है यहाँ पर विष्णुगुप्त, और उसके बाद अगला जो है मेरा भाई यहाँ पर, एक मिनट, या पुरु वंश नहीं करना मेरा भाई, पुरुगुप्त है। वंश कैसे आ जाएगा मेरा भाई, पुरुगुप्त था। ठीक है, तो पुरुगुप्त, ऑप्शन बी है मेरे भाई विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। देखो, गुप्त वंश का जो मेरा भाई अंतिम शासक था वो कौन है मेरा भाई, विष्णुगुप्त है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा मेरे भाई, वो क्वेश्चन क्या बनेगा, गुप्त वंश का जो संस्थापक है मेरे भाई वो कौन होगा, ये क्वेश्चन एक बन सकता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, श्रीगुप्त जो थे मेरे भाई, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। आप लोग इसको भी याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, 15 नंबर, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है मेरे भाई। तो ये मनाया जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए दिया है 6 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 24 अगस्त, और ऑप्शन डी 7 मई। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका क्या होगा, 26 जुलाई को मेरे भाई क्या किया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देखो, कारगिल जो युद्ध हुआ था ना, इनसे एक क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा। सबसे पहले कारगिल जो कारगिल, ठीक है, कारगिल, एक मिनट मैं इसको सही करूं। तो कारगिल जो युद्ध था मेरे भाई, कारगिल युद्ध, ये कब हुआ था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 हुआ था। अगर डेट की बात करें तो 5 मई से ये युद्ध शुरू हुआ था, और ये कब तक, 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई 1999 तक ये युद्ध चला था। और इस युद्ध जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था किसके किसके बीच में मेरे भाई, इंडिया, ठीक है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें कि मेरे भाई इंडिया इस युद्ध को क्या कर लेता है मेरे भाई, जीत जाता है। इस युद्ध को, कारगिल युद्ध को इंडिया क्या करता है, जीत जाता है, जबकि पाकिस्तान को इसमें बुरी तरह हार होता है। और 26 जुलाई को ही इस युद्ध को हम लोग जीतते हैं, इसलिए कारगिल विजय दिवस जो है मेरे भाई कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसलिए कारगिल विजय दिवस से बहुत क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो ऐसे 1999 ही आपके डेट में होंगे, ये इतना डिटेल में नहीं होगा। ऐसे आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है मेरे भाई असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है मेरे भाई स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी है मेरे भाई होम रूल आंदोलन, और ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। देखो मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी होगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को ही मेरे भाई क्या कहा जाता है, वंदे मातरम आंदोलन कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके एग्जाम के लिए होंगे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन ये देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है मेरे भाई वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग को याद रखिएगा, और इनसे और भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, जितने भी फेमस लोग हैं ना इंडिया का, उनसे बहुत उनके पुस्तक है, उनसे आपसे पूछा जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हिंदू स्वराज किसकी रचना है, हिंदू स्वराज जो महात्मा गांधी लिखे हैं। महात्मा गांधी का एक और फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, तो ये इनके दो बुक हैं, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बुक याद रख सकते हो मेरे भाई, इंडिया इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड इनका एक बुक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई इतना चीज आप लोग याद रखो। ठीक, चलो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, 18 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। देखो, जो गंगोत्री से निकलती है वहां से गंगा नदी आपको नहीं निकलती है। देखो, गंगा नदी का संगम होता है एक जगह पे, वही पूछा गया यहाँ पर, और वहीं पे जाके गंगा नदी का असली में निर्माण होता है। जैसे कि देखो पूछा है कहाँ पे, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में और गंगोत्री में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखो देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में क्या होता है मेरे भाई, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों आके देवप्रयाग में मिलता है। और जहां पर जो ये दोनों मिलता है ना, तो इसी संगम के बाद जो आगे नदी बहेगी उसको ही हम लोग कौन सा नदी बोलेंगे मेरे भाई, गंगा नदी बोलेंगे। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चे को पता नहीं मेरे भाई, क्योंकि बहुत बच्चा बोलते हैं गंगा कहाँ से निकलता है, तो वो बोलते हैं गंगोत्री से। लेकिन गंगोत्री से असल में क्या निकलता है मेरे भाई, गंगोत्री से असल में भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। तो भागीरथी का जो हो जाएगा मेरे भाई उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री से। जबकि बहुत बच्चे बोलते हैं गंगा का जो है मतलब कि उद्गम स्थल गंगोत्री है, वो है नहीं, लेकिन मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलता है तभी जाके क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है, इसलिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISL बोलते हैं, इंडियन सुपर लीग बोलते हैं। इंडियन सुपर लीग में क्या होता है मेरे भाई, क्रिकेट होता है या कबड्डी होता है या खो खो होता है या फुटबॉल होता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, डी हो जाएगा, फुटबॉल। इंडियन सुपर लीग में मेरे भाई क्या होता है, फुटबॉल होता है। जबकि IPL इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, इससे बच्चा बच्चा जानता होगा और आप भी जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि अशोक चक्र से बन गया। मैं पहले ही बताया था अशोक चक्र से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है मेरे भाई, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 24, 25, 26 और 12। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो ये 24 तिल्लियां जो होता है मेरे भाई अशोक चक्र के अंदर होता है। और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अशोक चक्र किस चीज को दर्शाता है, आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर, स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस निम्न में से किसे जोड़ता है। देखो स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस नाम है जो कि किसे जोड़ता है, ठीक है, वो चीज आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, लंबा लंबा ऑप्शन है, टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है इसमें। तो इसका राइट आंसर मैं सीधा बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी शहरों को क्या करता है मेरे भाई, एक दूसरे से जोड़ता है स्वर्णम चतुर्भुजीय एक्सप्रेस जो है मेरे भाई। ये NH है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, जो एक दूसरे को क्या करता है मेरे भाई, जोड़ता है। तो आप लोग याद रखना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन मेरे भाई है मेरे भाई, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के कैवे अवतार है। आपको पता होगा मेरे भाई कि भगवान विष्णु जो मेरे भाई अवतार पे अवतार लिए हैं, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये कैवे अवतार है मेरे भाई, भगवान विष्णु के कैवे अवतार है भगवान कृष्ण, ठीक है। तो इसका राइट क्या होगा आंसर मेरे भाई, ये है 8वें अवतार मेरे भाई। 8वें अवतार में ही मेरे भाई विष्णु जी जो है वो कृष्ण के मेरे भाई क्या लेते हैं, रूप लेते हैं। अब आपको बताना है मेरे भाई कलयुग में जो विष्णु जी हैं वो कैवा अवतार लेंगे कलयुग में। और साथ ही साथ ये भी बताना है जो अवतार लेंगे कलयुग में उस अवतार का क्या नाम होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हो बट कमेंट करके बताते नहीं हो किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, ऐसा क्यों मेरे भाई, बताया करो, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय पेशेवर स्प्रिंटर है। अब स्प्रिंटर जो रेसिंग करती है ना और जो फिनिशिंग जब मारते एकदम तेज में, उसी को स्प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। पहले आपको पता ना हो तो मैं बता दूं। तो इसमें से बताना है, देखो साइना नेहवाल है, दुनती चंद है, मैरी कॉम है और गीता फोगाट है, ठीक है। तो बताना है कि सबसे पहले इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा भाई दुनती चंद जो है मेरे भाई रेस से संबंध रखती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, ठीक है। गीता फोगाट जो है मेरा भाई कुश्ती से संबंध रखती है, जबकि मैरी कॉम बॉक्सिंग से। आपको याद होना चाहिए कौन से प्लेयर मेरे भाई किस खेल से संबंध रखते हैं ना, उसको याद करना बेहद जरूरी है। एक क्वेश्चन इनसे फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको याद कर जाओ, मैं यही बोलूंगा। और आपको बताया भी कि कौन कौन से याद करने, जो फेमस ठीक है, फेमस खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक के अंदर है भाई मेडल जीते हैं 2024, 2023, 2020 वाले ओलंपिक के अंदर। तो उन सब का आप नाम याद रखो मेरा भाई, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर, किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में मेरे भाई लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जितने भी राज्य दिख रहे हैं ना, ये सब के सब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं मेरे भाई, खनिज के कुछ ना कुछ साधन पाए जाते हैं खासकर, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, खासकर मेरे भाई झारखंड जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है मेरे भाई खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं मेरा भाई अगला क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर क्वेश्चन है, देखो साहित्यकार गीतांजलि श्री को, ये एक साहित्यकार है गीतांजलि श्री जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनको किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार
दिया गया है? जल समाधि, रेत समाधि, द एम्प्टी स्पेस, तिरोहित। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास के यहाँ पर नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, रेत समाधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेत समाधि के जो रचयिता है वो गीतांजलि श्री है, और इन्हीं रेत समाधि जो लिखी है उसके लिए उनको क्या मिला है मेरे भाई? बुकर पुरस्कार मिला है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा मेरे भाई, बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनसे क्वेश्चन बोलते हैं कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा यार। ठीक है, 25 में टोटल कितना सही हुआ है? एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो दोनों जगह आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और 1000 आप लोग के लिए मैंने तैयार किया मेरे भाई जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप लोग याद कर लोगे तो 50% क्वेश्चन इसमें से 100% रहेगा, और यहाँ से करवाना टोटल 25 में 25 नंबर आप कंफर्म उठा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो इसे खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, 99 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया। फटाफट से इसको खरीदिए और अपना प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाइए। खरीदने में कुछ डाउट होगा तो बाई जब करोगे तो वहाँ पर नंबर भी आपको शो हो जाएगा, वो आप मुझसे कर सकते हो बातचीत व्हाट्सएप पे, और इसे ले सकते हो लेना चाहते हो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।